तो इसी कड़ी के साथ हम लोगों का ये क्लास नरेशन चालू कर दिया जाए, क्लास जारी कर दिया जाए। आपकी इस्माइल के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ करना है तो कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आ जाओ यहाँ पे चलते हैं कुछ नए जोश के साथ। वह अपना है दोस्तों नरेशन। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम नरेशन में क्या खास बात पढ़ना चाहते हैं, क्या खास बात पढ़ना चाहते हैं, क्या जरूरत है नरेशन की, आप लोग बता सकते हैं क्या? इसमें हम क्या सीखना चाहते हैं? कब से ये पढ़ा रहे हैं, लगभग 8-10 दिन से चल रहा होगा, तो हम इसमें आपको सिखाना क्या चाहते हैं ये मुझे बता दो। इसमें आप पढ़ना क्या चाहते हैं? चलिए भाई साहब आप बताइए मुझे। हाँ जी, ये जो नरेशन यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, नरेशन में हम ये सीखना चाहते हैं कि जो अपने पास ये नरेशन है, किसी की बात जो है अगर उसकी बातों का ज्यों का त्यों का दे। एक तो अपने पास ये तरीका है, या तो उसकी बात को हम किसी के सामने अगर प्रकट करना चाहते हैं, हम अपने शब्दों में बोलें, उसकी बात को हम अपने शब्दों में बोलें, तब जाके अगर उसको बात को समझाते हैं, तो ये तरीका होता है नरेशन। और नरेशन को हल करने के दो तरीका है, एक तो अपने शब्दों में, एक तो उसकी बात को एडजेक्टिव बता देना किसी को, वह दूसरा तरीका हो गया। तो एक डायरेक्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट में। तो नरेशन को दो तरीके से पढ़ा जाता है। यहाँ तक तो क्लियर है? डायरेक्ट क्या होता है क्लियर है, इनडायरेक्ट क्या होता है सबको क्लियर है ना? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कब क्या रहेगा, कैसे बदलाव होता है। अगर हमने बताया था, जवाब दिया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है। किसी का इंपरेटिव सेंटेंस अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है पहले। इंपरेटिव से अगर कोई आपको परेशानी है, लेट वाले से या और जो आप पीछे पढ़े हैं अगर उससे कोई दिक्कत हो रहा है, या असर्टिव सेंटेंस से या इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कोई सेंटेंस बनाने नहीं आ रहा, कहीं का बात फंस रहा है किसी किताब उताब से, तो अपना क्वेश्चन लगा सकते हो। अन्यथा फिर हम चले दोस्तों अपने सिलेबस की ओर, जो अपना आज का टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। चले ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक लगने वाला है वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, कितने लोग डिफाइन कर पाएंगे अब, और किस तरह का यह बात करता है, इसमें कौन सी बात इन्वॉल्व होती है? कि हम इसमें विश जाहिर करते हैं, प्रे करते हैं, ब्लेस करते हैं, कर्ज करते हैं, इन चीजों का जो जिक्र करते हैं उसी को तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। A sentence which expresses bless, wish, curse, pray is known as optative sentence। वह सेंटेंस जो इच्छा को प्रकट करे, आशीर्वाद को प्रकट करे, प्रार्थना को प्रकट करे और श्राप को प्रकट करे, ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं भाई साहब, यहाँ से जाहिर होगा, क्योंकि यह सेंटेंस जब आपको पता होगा तभी रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में परिवर्तन कर पाओगे, अन्यथा रिपोर्टिंग वर्ब गड़बड़ लगा दोगे, कहीं विश लगाओगे तो कहीं ब्लेस लगाओगे तो कहीं कर्ज लगाओगे। ठीक है ना? यह विश, कर्ज और जो ब्लेस ये सब लगा रहे हो अकॉर्डिंग टू किसके रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच। अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार पूरा परिवर्तन होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या डिफिनेशन बना सकते हैं, अ सेंटेंस which expresses wish, bless, कर्ज, pray, etc. etc. It's called optative sentence। optative बोल रहे हैं कि a sentence which expresses,
कोई सेंटेंस होगा वो क्या बताएगा मेरे भाई साहब, विश को बताएगा, ब्लेस को बताएगा, कर्ज को बताएगा, प्रे को बताएगा, ETC यही सब अगर बताते तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। हम अभी कल पढ़ा रहे थे कुछ स्पीकिंग क्लास का, तो आपके मन में एक सवाल गया होगा दोस्तों, सवाल ये गया कि तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, इसमें क्या बड़ी बात बता रहे हैं भाई, तो आता है तो फिर क्यों नहीं बोल पाते हो मेरे भाई, बोलना चाहिए ना फिर आपको फटाफट। तो ध्यान देना कि ये माइंड डबल तरह का व्यवहार करता है। एक तो जब टीचर बताएगा आपको चीजें तो जैसे लगा कि मुझे आता है, तो मुझे आता है तो बोलने का हिम्मत नहीं है या तो बोल नहीं पाते हैं, इसका सबसे बड़ा अपवाद यहाँ आपके लिए जाता है। और दूसरा काम, आता है तो फिर देखते नहीं है, दूसरा काम यह होता है, और उसमें हम इंटेलिजेंट विद्वान बन जाते हैं, जिसकी वजह से डीमोटिवेट होना शुरू हो जाता है। जैसे लगेगा कि अगर कोई टीचर पढ़ाएगा तो पूरा पता है, और जब बोलने की बारी आएगा, कहीं डिलीवर करने की बात आएगा, तो वो हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तब वो सोचने पर जो सोच रहे थे ना वो सब गायब। अब उससे पूछना, अंदर जो शैतान बैठा है उससे पूछना, अभी तुम्हें आ रहा था, बोलना का है, बोल नहीं रहा है। अब वो बोलेगा नहीं, कहेगा ना हम नहीं बोलेंगे, हमें कुछ आता ही नहीं है। जब पढ़ाया जाएगा तो आएगा, जब बोलने की बारी आएगा ब्लैंक। यही होता है आपके साथ। तो अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे यह एप्टीट्यूड सेंटेंस है, तो एप्टीट्यूड सेंटेंस किससे कहते हैं, जवाब दे सकते हैं आप लोग? जवाब क्या देंगे कि सर अगर कोई भी सेंटेंस होगा, अगर उसमें हम विश इच्छा जाहिर करते हैं, या आशीर्वाद जाहिर करते हैं, या श्राप किसी को दिया जाता है, या प्रार्थना किया जाता है, तो दोस्तों ऐसे वाले सेंटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं। देखो भाई, जितना भी सेंटेंस है सब कार्य के अनुसार, भाव के अनुसार अलग अलग है कि नहीं है। सिंपल, एकदम सिंपल सा बात करेगा, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछेगा, है ना भाई साहब। अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आस्क्ड लिखे हैं दोस्त, तो आपको क्या फीलिंग आएगा, पूरा सेंटेंस लिखा और रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आस्क्ड, इससे ये पता चलेगा कि सवाल पूछा गया है। क्या पता चलेगा? सवाल पूछा गया है, यस नो, यस टाइप का है कि नो टाइप का हो, आगे वाले सिग्नल से फिर आगे बढ़ोगे तब पता चलेगा। कुल एक बार में पता चल जाए, ऐसा व्यवस्था करना चाह रहे हो? अरे भाई साहब थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तब ना पता चलेगा। अल्लाउद्दीन का जादुई चिराग देखो, पहला दरवाजा खोलता है, अच्छा यहाँ पे पहुंच गया, फिर आगे पहुंच अंदर घुसता है, ओहो सब सोना चांदी दिख रहा है, और आगे बढ़ता है तो जादुई हथियार मिल जाता है। एक के जगह थोड़ी मिलेगा ना भाई साहब, आगे बढ़ोगे तब आपको दिखाई देगा कि रास्ता सही। जैसे कोहरा पड़ा है मेरे भाई साहब, कोहरा पड़ता है ना, जितना दूर तुम जाओगे उतना वो रास्ता अपने आप दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और ये कहोगे कि हमें बैठे बैठे रास्ता जब दिखाई देगा तब चलेंगे मेरे भाई साहब। आपका पूरा दिन गुजर जाएगा, 4 घंटा 5 घंटा नुकसान चला जाएगा, लेकिन आपका इतने में तो कहाँ पहुंचे होते, कहाँ गाड़ी बढ़ा होता है, क्या भाई साहब। तो ये रास्ता साफ होने वाला नहीं है, कोहरा अपने टाइम पर ही हटेगा। आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ोगे तो वो रास्ता अपने आप साफ होता चला जाएगा। वही काम अपने को यहाँ भी करना है। अंग्रेजी में आपको स्पीक करना है, गलत सही बोलना है, गलत और सही बोलोगे तब जाके आप अंग्रेजी में अच्छा स्पीकर, नेटिव स्पीकर बन सकते हो। नेटिव मतलब फर्राटेदार, फ्लुएंस स्पीकर बन सकते हो एकदम से, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया है? तो और दूसरा काम हम इसमें जो एप्टीट्यूड सेंटेंस में दोस्तों, ये तो डिफिनेशन हो गया अपना। अगर हम दूसरा इसमें बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें पास जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट किसमें हो मेरे भाई साहब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अपने पास जो सिचुएशन और शर्त और कंडीशन और फंक्शन के अनुसार ये जो बोलता है उस चीज में हम परिवर्तन करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर दोस्तों, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम लोग दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भाई साहब? कंजंक्शन कौन सा यूज करोगे मेरे भाई साहब? दैट। क्या लगाओगे? बोलो क्या लगाओगे? तो अपना सिंपल सा तरीका है, क्योंकि दैट का फंक्शन पता होना चाहिए। दैट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है।
दैट क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अगर दो उपवाक्य है तभी दैट आएगा, एक सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस नहीं, दैट नहीं आएगा मेरे भाई साहब। इतना ध्यान रखना अपने मन में, कहीं भी कोई भी सेंटेंस बोलो, अगर इधर भी सेंटेंस है और इधर भी सेंटेंस है तभी आप दैट लगाओगे, अन्यथा दैट नहीं लगा पाओगे, गलत हो जाएगा आपका। दैट सब ऑर्डिनेटिंग इस दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। किसको? दो क्लाउज को, दो उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं दोस्तों, इन्वर्टेड कामाज, इन्वर्टेड कामाज आर रिप्लेस्ड with that। इससे ये समझ में आ रहा है, इन्वर्टेड कामाज और रिप्लेस्ड विथ दैट। इन्वर्टेड कामा को दैट से क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है। मतलब अगर इन्वर्टेड कामा को हटा रहे तो उसके स्थान पर क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। सही है ना? इन्वर्टेड कामा को हटाकर बताइए हम लोग क्या लगाएंगे? सिंपल सा वर्ड। तो क्या ये बातें आपको भी समझ में आ रहा है? खाली हम लिख दे रहे हैं, बस हमें ही समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो अगर हम दूसरा पॉइंट इसमें लिखना चाहें, दो पॉइंट जो पीछे का फंक्शन आपको बताएगा, पीछे का वो रीति रिवाज पूरा में चलेगा। ठीक है ना? किसी में छोड़ना नहीं है। जो पीछे का जो शिकंजा आपको दिया गया वो शिकंजा सब में काम करेगा। ठीक है ना? और दूसरा काम, हम चाहे कोई भी सेंटेंस पढ़े, चाहे जैसा भी होगा, अगर हम उसे इनडायरेक्ट अपने शब्दों में बोल रहे हैं तो आपको हमेशा सिंपल बनाना ही पड़ेगा, अर्थात असर्टिव सेंटेंस बनाना ही पड़ेगा आपको। समझ में आया है? कोई भी सेंटेंस, चाहे इंट्रोगेटिव तो भी उसको कहाँ ले जाओगे? असर्टिव में। इंपरेटिव पढ़ रहे हैं तो भी कहाँ ले जाओगे? अगर एक्सक्लेमेटरी पढ़ रहे हैं तो इंपरेटिव, और ऑप्टेटिव पढ़ रहे हैं तो सब असर्टिव में कोई भी सेंटेंस पढ़िएगा। ठीक है? तो आइए मुझे दूसरा बात बताइए कि जो अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा वो किससे रिप्लेस होगा मेरे भाई साहब? यहाँ 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 यहाँ। सही है क्या? सही है क्या? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब इज रिप्लेस्ड with bless, wish, bless, prayed, pray, कर्ज, greet, bead, फुल स्टॉप। कि हमने समझाया क्या? रिपोर्टिंग वर्ब इज रिप्लेस्ड विथ विश, ब्लेस, प्रे, कर्ज, ग्रीट, बीड। मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा दोस्तों वह रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार कैसे बदल जाएगा? या तो विश या विश्ड में या विशेष में बदलोगे, यही ना होगा? ब्लेस, ब्लेसेस, ब्लेस्ड में बदलोगे, और किस में बदलोगे? प्रे, प्रेज, प्रेड बदलोगे, और कर्स्ड में बदलोगे, ग्रीट, ग्रीट्स, ग्रीटेड बदलोगे। समझ में आ रहा है ना? और बीड, बीड्स, बेड। ठीक है? सेकंड फॉर्म, वहां थर्ड फॉर्म नहीं आया है जो लिख रहे हो वहां पे, वो थर्ड फॉर्म नहीं है मेरे भाई साहब। साइड टू, से, साइड, साइड। अब आपको हम पहले बोले थे कि हम यहाँ जो साइड लिख रहे हैं आपका पहचान क्या देंगे कि ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? पहचान देने का कुछ आइडिया है? से का जो होता है साइड और साइड दोनों होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है? कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है दोस्तों? थर्ड फॉर्म है ना?
जैसे हम बोल दे कट कट कट, कैसे पहचानेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म है, कैसे पहचानेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है, कैसे पहचानेंगे कि ये थर्ड फॉर्म है? आइडिया है कुछ? लॉजिक है कुछ? आप बताइए बाबू। यहाँ सैड का क्या पहचान है कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? आई सेड टू नेहा। हम बबुआ वो नहीं पूछ रहे हैं, कैसे पता चला आपको, मुझे इतना बता दो। कोई सिग्नल है आपके पास? नहीं है? बैठ जाइए। जैसे हम आपसे पूछते हैं, ये बताओ, आपने सही बताया, से का सैड होता है और सैड होता है, सही है ना? यह फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है? तो मुझे ये बताओ क्या पहचान है? कोई भी आ जाए, सेम सेम तीनों आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कट 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 लगा दिया, रीड रीड रीड, सही है ना? रीड रीड रीड। अगर हम कोई भी लगा दें और आपसे पूछें कि ये बताओ कैसे पहचानोगे मेरे भाई साहब कि ये सेकेंड है कि थर्ड है, क्या इसका जवाब निकल के आएगा? एक ही जवाब निकल कर आएगा कि अगर ये सेकेंड फॉर्म होगा तो नो हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहला काम है कि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अगर सेकंड फॉर्म है तो, अगर ये थर्ड फॉर्म होगा इसके पहले आएगा सदैव का सदैव का सदैव का सदैव हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? एक ही लक्षण है, आप हमेशा कहे भी। अगर हम इस चीज को लिखें, आई सेड टू मीना, आई सेड टू मीना, आपको क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई साहब कि यहाँ पे जो लिखा गया इसके पहले क्या हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो कौन सा फॉर्म में दिख रहा है? सेकंड फॉर्म। अगर हम बोल रहे हैं दोस्तों, आई हैव सेड टू मीना, अब मुझे बताइए, लिखा तो वही गया है ना, टू मीना। अब बताओ ये क्या दिख रहा है भाई साहब? अब ये थर्ड फॉर्म हो गया मेरे भाई साहब। अब ये क्या हो गया? थर्ड फॉर्म। अब कोई भी वर्ब आप आसानी से, अगर हम बोल रहे आई रीड, तो क्या समझ में आ रहा है? आई रीड, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है सर, और यह फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है और यह सेकंड फॉर्म भी हो सकता है। ये फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है और सेकंड फॉर्म हो सकता है। आप बोले क्या है? अब मीन अकॉर्डिंग टू आपका सेंस पे जाएगा, है ना? अगर यही हम ही रीड बोले तो आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि ये प्लूरल होने की वजह से ये कंफर्मेशन नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना? अगर हम ही रीड बोले तो आप क्या मजाल है कि आप इसे बोल सकते हैं ये भी1 है, बोल सकते हैं? आपका मजाल ही नहीं, क्योंकि वो सिंगुलर है तो आपको पता है कि यस आएगा ही आएगा, है ना? वहां तो नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ यस नहीं लगता, इसलिए कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। चाहे आप सिंगुलर, चाहे तो आप भी1 बोलिए, चाहे तो आप भी2 बोलिए, दोनों सही है, सही है ना? लेकिन यहाँ पे जवाब क्या आएगा आपका भाई साहब? भी2 ही आएगा कि रीड तो भी2 ही है ना। अगर ये भी1 होता तो क्या लगता? यस लगता, सही है क्या? और तब ये मुझे बताया, अगर हम ही हैव, ही हैज रीड, अब बताइए रीड कौन सा फॉर्म है? और ये थर्ड फॉर्म दिख रहा है ना? तो ये वर्ब पहचानना सीखो। हम वर्ब नहीं बता रहे यार, कहाँ भाग के गए, यहाँ आ जाओ, ठीक है ना? तो बताइए रिप्लेस कैसे करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तो मुझे बताइए, जो हम सेंटेंस लिखेंगे, एंडिंग ऑफ द सेंटेंस आप यूज साइन दिस। नहीं समझ में आ रहा है? हमने आपको क्या समझाया दोस्तों कि अगर आप पेटी सेंटेंस आप लिखे हैं, उसका जो एंडिंग होगा मेरे भाई साहब, वो एंड में बताओ क्या चिपकाओगे? यह आपका है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या है मेरे भाई साहब? अगर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाए तो फिर बताओ आप पेटी सेंटेंस जो आप लिखे गलत की सही? गलत हो जाएगा। चले थोड़ी सी बात करें सेंटेंस के ऊपर। चलिए, अच्छा यहाँ तक नोट कर ही लिए होंगे, है ना भाई साहब? चलते हैं आगे की तरफ। तो आइए दोस्त, चले आगे ना। तो दोस्त, हम ऑपरेटिव सेंटेंस में आपको थोड़ा सा ये बताया कि जो हम कंजंक्शन के स्थान पे यूज करते हो वो दैट आता है। क्या आता है मेरे भाई साहब? दैट आएगा, ठीक है। और दूसरा काम जो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे लगाते हैं, नीचे वेस, प्रे, ब्लेस, कर्स, सही है ना? अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस। आइए चले आगे। तो दोस्त, हमने लिखा संतोष सैड
टू पूजा, सेट टू पूजा, ठीक है ना। देखिए कुछ अपने पास यहाँ ऑप्टेटिव समझिए, ऑप्टेटिव समझिए। लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क सबसे पहले, अंत में लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। और यह इसका जो शुभारंभ हुआ था, मे का आपका यूज पढ़ाया गया था, मे का यूज पढ़ाया गया था। अगर हम बोल दे मे यू गो टू देयर, गो टू देयर। अब बताइए क्या ये आपको क्या दिख रहा है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव है ना। थोड़ा रियलाइज ये कर लेना, नहीं तो परेशान हो जाओगे कि मेरे से वहां भी चालू है, मेरे से यहाँ भी चालू है। तो यहाँ सवाल पूछ रहा है क्या मैं वहां जा सकता हूँ? ये शायद क्या मैं वहां जा सकता हूँ, ये मुझे बताइए। तो यहाँ से सवाल पूछ रहा है, और जबकि यहाँ सवाल नहीं है। अब यहाँ सवाल नहीं है। यहाँ से संतोष ने पूजा से कहा भगवान आपको इस एग्जाम में उड़ा ले जाएं। क्या कर ले जाएं? उड़ा ले जाएं मतलब पास कर दें यार। भगवान करे आप पास हो जाएं, भगवान करे आप पास हो जाएं। इसका मतलब यह है संतोष ने पूजा से कहा भगवान करे आप इसमें पास हो जाएं, भगवान करे इस एग्जाम में तुम पास हो जाओ, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ मीनिंग चेंज है, यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहा है, जबकि यहाँ देखो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। ये इंट्रोगेटिव पीछे लगा मिलेगा चिपका हुआ, हसिया जो गेहूं और धान काटते हो, ठीक है ना। तो ये मिलेगा तो समझ जाना क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। और यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, यहाँ पे अपने आप धीरे से समझ में आएगा। अगर यह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहेगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क, अब धीरे धीरे बोलने का प्रयास करोगे आपको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में कठिन लगता है कोई चीज, क्योंकि जानते हो दोस्तों, अगर एक चीज देखा जाए, अगर जितनी बार अगर हमें असफलता मिलती है, समझो हम उतने ही ऊपर सीढ़ी पे जा रहे हैं। अगर कहीं भी अगर तुम असफल नहीं हुए हो तो सफलता भी नहीं मिलेगा मेरे भाई साहब। हर चीजों में पहली बात आपको असफलता मिलना चाहिए। असफलता मिलेगा अनेक बार बार सीढ़ी पे चढ़ना चाह रहे हो और गिर जा रहे हो, फिर देखना उसमें आप सबसे वीर विद्वान निकल के निकलेंगे। आपके जैसा थोड़ी ना कोई हो पाएगा। फिर आप तो यूनिक व्यक्ति, आप तो अलग हो ना भाई साहब। सर इस दुनिया में आपका मैचिंग है क्या? नहीं है। तो आप गिरते नहीं है। साइकिल गिरा था तभी तो आराम से आया था, कई बार गिरे थे आप ही जानते होंगे साइकिल से। क्या भाई साहब, गाड़ी कई बार लड़ा तब जाके अनुभव आया है कि ऐसे ठोकाएंगे तो कुछ और हो जाएगा और ऐसे ठोकेंगे तो कुछ और हो जाएगा। ठोकेंगे और ठोकाएंगे दोनों अलग अलग है, एक तो नहीं समझ रहे क्या छोटू? ठोके हैं किसी को? ठोके हैं बचपना में और ठोकाए हैं अभी तक ठोकाए नहीं, लेकिन ठोके हैं। इनका अलग रीति रिवाज है भाई, है ना। आ जाइए इधर ठोकिए, चले आगे। तो देखिए स्टार्टिंग कहां से हुआ है मेरे भाई? में से। तो ये रियलाइज हो जाएगा कि नहीं अब? तो संतोष क्या लिखोगे? संतोष विज्ड क्या लिखोगे? अरे यार पास्ट में तो पास्ट में लेके जाओगे कि यहाँ बोले थे अकॉर्डिंग टू सेंस लेके जाना, यहाँ पास्ट में तो नहीं ले जाओगे विज्ड। तो संतोष विज्ड पूजा, संतोष विज्ड पूजा कंजंक्शन दैट लगाओगे। और ये बताओ अगर आप, ये कौन सा सेंटेंस है? ऑब्जेक्टिव है। इसे सिंपल बनाना पड़ता है आपको। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट लगाओ, कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा? सी। और मे का? माइट। मे का क्या? क्यों भाई क्यों? सही है? नहीं समझ में आ रहा है? तो यहां से पता चलेगा कि मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। और दूसरा पास, दूसरा मत चेंज कर देना इसको, वर्ब को। गड़बड़ा यहाँ ऑलरेडी पता चल रहा है पास्ट में गया है, इसकी वजह से, ठीक है ना। और ये पास्ट में लेके गया कहा भाई साहब? पास दिस एग्जाम। दिस को दैट मत बोल देना, ठीक है ना। तो देखो आपने कितना आसानी से लिख लिया, सब एक जैसा पर्टिकुलर केस है।
अभी जितना भी पढ़ रहे हैं कोई अलग नहीं जा रहा, बस थोड़े थोड़े परिवर्तन तो होगा यार। वो सेंटेंस भी बोल रहा है वैसा, तो थोड़ा परिवर्तन नहीं करोगे, होगा ना। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का अलग नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से संतोष विश्ड पूजा, संतोष इच्छा जाहिर किया कि वह इस एग्जाम में पास हो जाए, वह इस एग्जाम में पास हो जाए। समझ में आ रहा है ना, इस एग्जाम में पास हो जाए। कहाँ लेके गया, पास्ट में, उस पास्ट में बोल रहा है यार, ठीक है। उसकी बात को हमने कन्वर्ट करके बोला है, कोई दिक्कत। आगे चले, अगर हम अगला बोल रहे हैं दोस्तों, नेहा said to me, कामा इन्वर्टेड कामा में, may you live long, live long। बताइए इससे क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, इससे समझ में आ रहा, नेहा ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र हो, जुग जुग जिया, जुग जुग जिया, ठीक है, जिया चिरंजीवी रहा, का रहा। हाँ, तो कौन ऐसा बोला, नेहा किससे बोला, हम लोगों से कि मुझसे, मुझसे क्या बोली है, जुग जुग जिया हो रजा, जुग जुग जिया। तो बनाइए, क्या बनाओगे, नेहा क्या हो जाएगा, ब्लेस, आशीर्वाद दी है, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, ब्लेस मी और दैट लगा देना, और इसके बाद क्या लगाओगे, आई हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, माइट लिव, बस हो गया। लग रहा है कि आसान है, का आसान है भाई, ब्लेस्ड हो जाएगा, ब्लेस्ड। इतना तो जानते हैं, इतना तो जानते ही है, यहाँ पे लिखा गया तो ब्लेस्ड ही रहेगा, ब्लेस थोड़ी रहेगा। चले आगे, संत सैड टू, संत सैड टू रानी, कामा इन्वर्टेड कामा में, मे यू गो। चलिए बताइए, संत सैड टू रानी, मे यू गो टू द हेल, नरक में चली जाओ। कहा, कौन ऐसा बोला है भाई साहब, साधु ने रानी से कहा, क्या कहा है, नरक में चली जाओ तुम, कुछ अपराध की होगी लड़की, साधु शराफ दे दिया, तुम नरक में तुम्हें जगह नहीं मिलेगा, आ जाओ। तो कहाँ मिलेगा, बनाइए, हो गया। क्या लिखा आपने, हाँ सही है। तो आप लिखेंगे संत कर्स्ड, क्या लिखोगे, आप देखो यहाँ पे कर्स्ड, किसके अनुसार हम ये लिख रहे हैं, सब झलक यहाँ से रहा है कि भैया ये क्या बोल रहा है, और इसी के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब लगा रहे हैं। सेंस पहचानना सीखो भाई साहब, तभी कर पाओगे आप। तो बताइए क्या आपने बताया दोस्तों, संत कर्स्ड क्या हो जाएगा, कर्स्ड रानी, दैट सी माइट गो टू द हेल, हेल माने नर्क, फुल स्टॉप लगाना है अब, सही है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ग्रीट पे, कहाँ पे आ जाते हैं, ग्रीट पर आ जाते हैं। लग रहा है ये सब काम कर जाएंगे आप लोग थोड़ा थोड़ा, है ना। हाँ ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा ग्रीट पे बातें करते हैं। अगर ग्रीटिंग दे दिया है तो अब कैसे बनाओगे मेरे भाई साहब, आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए आ जाते चलते हैं प्रैक्टिस पे। अगले वाले प्रैक्टिस जो रहेगा वह रहेगा ग्रीटिंग से संबंधित। किससे रहेगा मेरे साहब, किससे रहेगा,
ग्रीटिंग से संबंधित रहेगा। तो आइए बातें करते हैं ग्रीटिंग के ऊपर। ये जो ग्रीटिंग लगेगा भाई साहब, ये ग्रीटिंग से बातें करते हैं। आइए ग्रीटिंग से, और कल ग्रीटिंग आपको पढ़ाया गया था, उन्हीं की चर्चा यहाँ पर होगा। अमन, जैसे हमने बोल दिया, राज said to नेहा, कामा इनवर्टेड कामा में, गुड मॉर्निंग। ग्रीटिंग का मतलब अभिवादन, नमस्कार करना अभिवादन होता है। ग्रीटिंग कार्ड्स का नाम सुने हैं? ग्रीटिंग कार्ड वो देते हैं कब? जब नया साल आता है तब याद आता है कि अब ग्रीटिंग कार्ड देना है। तो ग्रीटिंग कार्ड का मतलब क्या होता है? अभिवादन पत्र है। तो वही चीज तो हम यहाँ बोल रहे हैं, ग्रीटिंग, ये ग्रीटिंग्स हो गया, समझ में आ रहा है ना? चले आगे। तो ग्रीटिंग में, और हम बोल रहे हैं मीट के दौरान, आप क्या बोलेंगे मेरे भाई साहब? मीट के दौरान, अगर मीट करते हैं किसी से मीटिंग के दौरान, किसके भाई साहब? किसी से जब मीटिंग के दौरान होते हैं, मीट करते हैं, मिलते हैं, मिलने के दौरान आप क्या बोलोगे मेरे भाई साहब? यहाँ पे जो आप जानते हो वो बोलोगे, ठीक है ना? यहाँ पे देखो विश लगाओगे हमेशा, गुड मॉर्निंग, हमेशा इच्छा ही तो जाहिर किया जाता है, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग राज, ठीक है ना? तो यहाँ अगर यहाँ पे ये राज नहीं दिखाना चाह रहे हो, तो इसके स्थान पर आई said to नेहा, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई said to नेहा गुड मॉर्निंग। क्या लिख सकते हैं? गुड मॉर्निंग। या अगर इस बात को ऐसे नहीं लिखना है, आई said कामा इनवर्टेड कामा में, गुड मॉर्निंग नेहा, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो भाई, इस बात को समझने का आप प्रयास करिए। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो बातें आपको लिखवाया जा रहा है मेरे भाई साहब, इसको हम राज जो बोल रहा है, हम इसके स्थान पे अपनी बात ही बोल रहे हैं, या तो उसका नाम ही बोल दो, कौन किससे बोला है तो भी चलेगा। और यहाँ पे राज said कामा इनवर्टेड कामा में, गुड मॉर्निंग नेहा बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग अतुल, गुड मॉर्निंग, जो भी बोलना है, जो चल रहा वो बोलिए। सही है ना? सही है? तो अब इसे जोड़ने की बात आएगी। अब जोड़ें क्या साहब, है ना? तो भाई साहब अगर इसमें देखा जाए तो आई और ये said to है, उसका देखो वहां पे लगा हुआ है, इस बात का, है ना? तो said to को किसमें जाहिर करेंगे मेरे भाई साहब? विश्ड में। क्या हो जाएगा? I wished नेहा, सही है? और क्लाउज लगा दे, दैट, कंजंक्शन क्या लगा दे? दैट लगा दे, दैट लगा दे ना, लगा दिया दैट, और क्या लिख दे? आगे वाला छोड़ दे भाई साहब, कुछ चाहिए नहीं है तो क्या लिखेंगे? गुड मॉर्निंग। अब मेरे भाई साहब ये हो गया गलत। क्या हो गया? गलत हो गया। तो गलती कहाँ पर है बता सकते हैं? कहाँ पे? भी पढ़ा के समझाएं कि दोस्तों ये जो दैट होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। क्या होता है यार? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ये जब भी जोड़ता है तो दो क्लाउज को जोड़ता है, दो उपवाक्य को जोड़ता है। अगर दो उपवाक्य नहीं मिलेगा गलत हो जाएगा, वो नहीं लिखना पड़ेगा, दैट अपने आप कामा लगा के लिखना पड़ेगा। फिर आपको समझ में आ रहा है ना? तो आपको दैट नहीं लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है कि मेरे भाई साहब ये तो एडवर्ब है, ये तिरस्कार कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? अभिवादन कर रहा है, उसका वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है, वेलकम वेलकम। क्या है मेरे भाई साहब? तो भाई ये सब ऑर्डिनेटिव क्या है? इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। सब्जेक्ट वर्ब है क्या? नहीं है, तो फिर दैट काहे लगाया आपने? तो मेरे भाई साहब इसको हटा दो, बाकी अपना पूरा क्या हो गया? सही हो गया। नेहा, आई विश्ड नेहा गुड मॉर्निंग। चलो अगला लिखे, ये सब बन जाएगा, सब एक ही जैसा, सब वही है जितना का यहाँ लिखा। सबका उत्तर कहाँ है? अब यहाँ पर है। सही है, सबका उत्तर यही है। आगे चले, अगला हम पूछ रहे हैं दोस्तों,
महक said to गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी बनाओ, अब डायरेक्ट उचार डालो। आई विश्ड करण केरान गुड इवनिंग। हो गया? लग रहा है ये सबसे आसान ये है, कहा लग रहा है? हाँ, आसान तो सब है, कौन सा कठिन लगा अभी तक? तो आइए अगला बोले क्या, यह तो था जब आप किसी से मीट करते हैं, मिलते वक्त आप देखिए क्या कर रहे हैं, है ना भाई साहब? लेकिन अगर हम बोल रहे हैं, लिखिए नेहा सेड टू रवि कामा इन्वर्टेड कामा में बाय बाय। नेहा सेड टू रवि कामा इन्वर्टेड कामा में बाय बाय। कब किया जाता है बाय बाय? खाना खाते वक्त, हाँ, खाना खाते वक्त, गाड़ी में चढ़ते वक्त। अच्छा, मतलब अलविदा हो रहा है ना, अलविदा हो रहा है तो क्या बोलते हैं? बाय बाय। तो मतलब हम जा रहे हैं दूर, आपसे थोड़ा सा क्या हो रहा है भाई साहब? दूर जा रहे हैं। तो ये पार्टिसिपेशन के लिए होता है, पार्टिसिपेशन सेलिब्रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। पार्टिसिपेट अलग होना, ठीक है ना? तब अलग होते हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं बाय बाय, गुड नाइट, है ना भाई साहब? गुड डे यूज करते हैं। तो अगर इन चीजों का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पे जो एक शब्द यूज करेंगे वो आपको बताया गया था कि मेरे भाई साहब, बीड माने क्या होता है? नमस्कार करना, अभिवादन करना, लेकिन अलविदा के दौरान इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव सेंस में जाता है, ठीक है ना? मतलब अलविदा के दौरान ये कंजंक्शन यूज किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के। बीड, बेड, बीडेन, BIDDEN, ये बीडेन होता है। इसका मतलब अभिवादन करना होता है, नमस्कार करना, कहना होता है। क्या होता है? कहना। इसका मतलब भी होता है कहना, बीड का मतलब कहना, सही है ना? तो आइए क्या के लिखेंगे मेरे भाई साहब? नेहा बीड, क्या लिखेंगे? नेहा बीड रवि, रवि बाय बाय, बाय बाय। क्या दिक्कत है मेरे भाई साहब? फुल स्टॉप, कंजंक्शन मत यूज कर देना। कहाँ आएगा कंजंक्शन, आप ही सोचो ना। बेड, बीड नहीं बेड, अब रखेगा, बेड हो जाएगा यार, ठीक है? नेहा बेड रवि बाय बाय। अगला लिखिए, स्वाति सेज टू कृष्णा, हाँ, कामा इन्वर्टेड कामा में गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हो गया? बन गया होगा शायद, बना लिया है शायद। क्या बनाया आपने? स्वाति, SWATI, स्वाति बीट्स, स्वाति बीट्स टू, बीट्स कृष्णा, कृष्णा गुड इवनिंग। आपको भी समझ में आ रहा है दैट क्यों नहीं लगा रहे? क्लियर है ना? आप दैट क्यों नहीं लगा रहे? नहीं पता चला कि वहां लगाते थे, यहाँ आकर लग रहा है कि रूल बदले थे का बार बार। अरे रूल नहीं यार, आपको जब समझदारी रहेगा, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि दैट क्लाउज वहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो दो उपवाक्य जब रहेगा तभी दैट लगेगा, अन्यथा दैट नहीं आएगा हर हाल में, ठीक है ना? तो देखिए इधर तो सेंटेंस हो गया, एक उपवाक्य हो गया, लेकिन इधर सब्जेक्ट वर्ब है क्या? नहीं आया। सब्जेक्ट और वर्ब है ये, नहीं तो दैट नहीं लगा सकते हो, ठीक है? तो इतने पे आज आपका ये एप्टीट्यूड सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? हाँ, इसका अलविदा हो गया पूरा, एकदम अलविदा चल ही रहा था, एकदम अलविदा फेयरवेल हो गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत? स्टॉप लगा दे, पक्का? स्टॉप द वीडियो।